Hello learners, welcome to my YouTube channel Rediscover Education. आज learners हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यू कैन से जो अभी डिमांड में टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे. हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम इन 20 डेज. आप सभी को पता है कि एनटीए ने नोटिफिकेशन अभी 3-4 दिन पहले ही निकाला है कि एग्ज़ाम्स 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं. उन्होंने अपना फाइनलाइज डेट्स दे दिया है. अगर हम माने कि हमारे एग्ज़ाम 20 नवंबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 20 नवंबर को एजुकेशन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो रफली अगर हम आज से गिनती स्टार्ट करें तो 20 डेज़ है. उसमें भी दिवाली भी आने वाला है, तो दिवाली का आप एक दिन आगे और एक दिन पीछे ले लें तो 3 डेज़ तो आपके मतलब आपको स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो हमारा फेस्टिव टाइम चल रहा है. तो इसी 3 डेज़ को अगर हम हटा दें तो रफली हमारे पास 20 डेज़ बचे हैं. 20 डेज़ मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट डेज़. तो आज के सेशन में मैं आप सभी के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी कि इन 20 डेज़ में आप कैसे अपना प्रिपरेशन नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि रिवीजन और जो एक होता है ना इम्पॉर्टेंट बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे और क्या करेंगे. साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे 2020 में यूजीसी नेट पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था. ओके, सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज सेशन. देखिए, सबसे इस इम्पॉर्टेंट टिप बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट में किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और कितने मार्क्स हर एक क्वेश्चन को दिए जाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि पेपर 1 है. पेपर 1 जनरल पेपर होता है. जो कोई भी सब्जेक्ट ले उसको पेपर 1 तो देना ही है, इट इज़ कंपल्सरी. एंड देन यू हैव पेपर 2 जो हमारा एजुकेशन है. पेपर 1 में से 50 क्वेश्चंस आते हैं. ओके, 50 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और इसमें कोई हमारे पास निगेटिव मार्किंग नहीं है. मतलब अगर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स भी होता है तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाते हैं. देर आर नो निगेटिव मार्किंग. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आप देख सकते हैं 50 इंटू 2 100 मार्क्स. मतलब पेपर 1 हमारा 100 मार्क्स का है और पेपर 2 100 इंटू 2 दैट इज 200. सो टोटल कितना मार्क्स हो गया? टोटल आप देख सकते हैं 300 मार्क्स हो गए. 3 घंटे का पेपर होता है विदाउट एनी ब्रेक. ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है. कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्लिक करना है. इसमें एक ये भी है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो पेपर 2 भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद पेपर 1 कर सकते हैं, या फिर पेपर 1 से स्टार्ट करिए. पेपर 1 में अगर आपका जल्दी हो गया तो ठीक है, पेपर 2 करिए. पेपर 2 में भी आप क्वेश्चन नंबर 1 पे है तो आप क्वेश्चन नंबर 100 पर भी जा सकते हैं. ओके, सो यू कैन जंप एनीवेयर ड्यूरिंग द एग्जाम. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इवन ये भी है कि अगर इंग्लिश आपने पेपर चूज़ किया है तो आप अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन मैंने भी ये फेस किया था कि क्योंकि आजकल एनटीए ना इंग्लिश में वर्ड्स बहुत हार्ड देते हैं, उनकी वोकेबलरी बहुत हार्ड होती है कुछ कुछ क्वेश्चंस की. तो मतलब आप डेली यूज़ में वो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. तो आप क्या कर सकते हो, उसका हिंदी ट्रांसलेशन वहाँ देख सकते हैं. ऊपर ऐसे एरो होता है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन मेनू होता है, ड्रॉप डाउन जैसा होता है, वहाँ पे करेंगे तो हिंदी आ जाएगा. हिंदी में आप वो उस वर्ड का मीनिंग भी देख सकते हैं. तो मे बी कभी कभी वो बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है आपके लिए. ओके, तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से इसका मतलब कितने क्वेश्चंस होते हैं और कैसे मार्किंग स्कीम है. अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें अगर आपको जेआरएफ लाना है तो आप 110 क्वेश्चंस अगर आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाता है आपका, ये मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, तो आपको जेआरएफ मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता. कोई भी नहीं रोक सकता. देखिए, आप देखिए, अगर 110 है, अगर आपने 110 क्वेश्चंस 150 में से करेक्ट कर दिया तो 110 इंटू 2 इज 220 मार्क्स आपको मिल गए आउट ऑफ 300. मतलब अगर इसको परसेंटेज में करेंगे तो रफली हो जाएगा 73%. मतलब 73% तो इट इज़ मोर देन इनफ. अगर आप जनरल
अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तब तो JRF पक्का ही है, और अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आप तो टॉपर हो। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है मैक्सिमम करेक्ट अटेम्प्ट 110 हो। अब आप ये डिवाइड कर लीजिए, जैसे अगर मान लो किसी का पेपर वन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो आप इसमें कोशिश करिए कि आपको 80 मार्क्स आ जाए। 80 मार्क्स मतलब 40 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, आप ये कोशिश करिए। और इसमें कितना बचा, 110 है, मतलब 40, मतलब यहाँ पे अगर 110 माइनस 40 करें तो मतलब 70 क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब आपको हो गए 70, मतलब 140 मार्क्स। ओके, अगर इतना करेक्ट हो गया, मतलब 70 क्वेश्चंस अगर आपके 100 में से सही हो जाए और यहाँ पे 50 में से 40 क्वेश्चंस, तो फिर मैंने बोला भाई JRF मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो ये हो गया। अभी आपको मैंने समझाया कि कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते, कितने का टारगेट रखिए। कम से कम टारगेट अगर आप मैक्सिमम रखेंगे तो उससे थोड़ा कम ज़्यादा हो भी जाए तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, नेवर ट्राई टू कंप्लीट होल सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पर आप इसको जब आप अब खुद को JRF मिल जाएगा ना, तब आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता है। बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ओके, तो ये एक्चुअली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए अभी क्या हो गया है 2020 में और 2021 में, जैसे 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, स्टूडेंट्स को अगर जिन्होंने जनवरी से स्टार्ट की होगी प्रिपरेशन, उसको काफ़ी टाइम मिल गया है। लेकिन पहले, कोरोना से पहले ऐसा नहीं था, एवरी 6 मंथ्स में ये एग्ज़ाम होता था, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। इवन अभी भी जिन लोगों ने जून से स्टार्ट किया हो प्रिपरेशन, हो सकता है कि कुछ लर्नर्स ऐसे भी होंगे जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जिनका हो गया है, वेल एंड गुड, आप लोग अपना रिवीजन तो स्टार्ट कर लीजिए, और स्टार्ट कर ही दिया होगा। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना, नेवर ट्राई टू कंप्लीट होल सिलेबस, बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी पे आप जोर डालिए, आप फोकस करिए अपने स्ट्रॉन्ग यूनिट पे, जो आपका स्ट्रॉन्ग यूनिट है। अब यूनिट कौन सा स्ट्रॉन्ग बनाए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। उसी यूनिट को अपना स्ट्रॉन्ग, बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाइए जो मैक्सिमम स्कोरिंग यूनिट हो। ठीक है, उस पर अपना ग्रिप रखिए। अभी स्कोरिंग यूनिट, मैम कौन सा यूनिट स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा, देखिए वो भी मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले ये कि जिन लोगों का रिवीजन पूरा हो गया है, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो अपना रिवीजन करते रहें और साथ में PYQs लगाते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। कई फ्री के आजकल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे अनअकैडमी है, जैसे बायजूस है। आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्या हो गया है कि ये सारे प्लेटफॉर्म ना आपको फ्री क्लासेस भी देते हैं, तो फ्री क्लासेस में भी ना कई मॉक टेस्ट होते हैं उसमें, तो वो मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। सिर्फ यही दोनों प्लेटफॉर्म नहीं है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे एक टेक्स्ट बुक करके आया है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए उसका, है ना। तो ये दोनों तरीका है आपको रिवीजन करने का। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा स्कोरिंग यूनिट है। ये देखिए, ये है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पेपर 2। कब का है ये, लास्ट ईयर का, जून सितंबर 2020 का। अभी बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ये यूनिट वाइज नहीं है, ये रैंडमली दिया है, पर मैं आपको यहाँ पे यूनिट समझाऊंगी कौन कौन सा है। अभी इन मार्क्स में से देखिए, मैक्सिमम, सॉरी, ये क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से पूछा गया है, टीचर एजुकेशन में से। टीचर एजुकेशन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। टीचर एजुकेशन हमारा कौन सा यूनिट है, यूनिट 4। ओके, सो ये यूनिट है हमारा 4, मतलब टीचर एजुकेशन में आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, जो साइकोलॉजी है हमारा यूनिट 3। ये इसमें से 14 क्वेश्चंस आए थे। आप समझ सकते हैं यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ये 2 यूनिट हो गए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रिसर्च तो मैंने आपको जैसे हमेशा से कहती आई हूँ कि रिसर्च सिर्फ पेपर 2 में भी नहीं है, पेपर 1 में भी है। मतलब रिसर्च तो आपका स्ट्रॉन्ग आपको करना ही है,
उस पर इतना फोकस दीजिए कि मतलब आई थिंक आपको सारे PYQs लगा दीजिए, जितने MCQs होते हैं और जितने मॉक टेस्ट है उसमें रिसर्च के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया रिसर्च जो होता है यूनिट 6। सो यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6 हो गया। 12 क्वेश्चन आया था। 12 के बाद देखिए 11 एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये एक है ना 2018 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ था तो ये यूनिट को डाला गया था, और 2020 में इस यूनिट से ड्रास्टिकली मतलब बहुत हैरान थे बच्चे कि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। इनके जो मॉडल्स हैं, लीडरशिप के मॉडल, एडमिनिस्ट्रेशन का जो है मॉडल, ये सारे मॉडल पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये यूनिट है, ये यूनिट 9 है हमारा, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाला। इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी आप लोग। उसके बाद आता है करिकुलम स्टडीज़, नहीं उसके बाद है एजुकेशनल स्टडीज़। यस, यूनिट 1 है हमारा एजुकेशनल स्टडीज़, जिसमें फ़िलॉसफी और सोशियोलॉजी है। फ़िलॉसफी के कुछ पार्ट्स हैं हमारे, थिंकर्स हैं और इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स। उसके बाद ये हमारी फ़िलॉसफी है, इंडियन फ़िलॉसफी, सांख्य है, योगा है, और ये सारे जो टॉपिक्स है सोशियोलॉजी में से थोड़े कम आते हैं, बट फिलॉसफी में से बहुत ज़्यादा पार्ट आता है, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। यूनिट 1 हो गया, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया, इवन यूनिट 5 है करिकुलम स्टडीज़। यस, यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज़ में से भी जो हमारा करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल है वो तो पढ़ ही लीजिएगा, उसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे, ये मॉडल्स में से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ये सब टॉपिक, ये सब यूनिट तो छोड़ना ही नहीं है आपको। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये यूनिट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए ये जो टीचर एजुकेशन वाला यूनिट है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, होता क्या है, टीचर एजुकेशन में से बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए जो लोग नेट की प्रिपरेशन करेंगे या नेट का एग्ज़ाम देंगे, ऑब्वियसली वो या तो एमएड कर रहे होंगे या एमएड कर चुके होंगे, और एमएड कर चुके मतलब बीएड भी आपने कर ही लिया है, कई को तो टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो उनके लिए ये यूनिट बहुत हार्ड नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत कॉमन आते हैं। आपके हो सकता है अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे टीचर एजुकेशन के, है ना। तो ये है, अब ये जैसे ये है टेक्नोलॉजी वाला यूनिट है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इतना कॉमन है क्योंकि आईसीटी नाम का जो यूनिट है वो पेपर 1 में भी है, पेपर 1 में भी ये एक यूनिट है। तो इसके कुछ टॉपिक्स, टेक्नोलॉजी वाले कुछ टॉपिक्स तो बहुत कॉमन हो जाते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, और कॉमन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जो क्योंकि आजकल सब लोग टेक्नोलॉजी से रूबरू हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स बहुत इजी है और कुछ टॉपिक्स में मतलब बहुत कॉमन, कुछ टॉपिक्स से बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जिसको आपको सच में पढ़ना पड़ेगा। जैसे रिसर्च है, रिसर्च में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे साइकोलॉजी वाला है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। जितने भी थ्योरीज़ है, पर्सनालिटी की थ्योरी है, लर्निंग की थ्योरी है, तो वो सब, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद है ये अपना एजुकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से कॉमन क्वेश्चन नहीं है। फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको मैंने यहाँ समझा दिया, डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया है आपको मैंने कि किस तरह से 2020 में, ये देखिए 2020 का है, आई एम नॉट श्योर 2021 में कैसा होगा, बट 2020 के बेस से आप इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से यूनिट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट टिप, and this tip is actually, you can say it is based on my experience. Remember that perfect timetable is a myth. देखिए हर कोई टाइम टेबल बनाएगा अभी कि 20 डेज़ में हमें ये करना है, या फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो भी आप टाइम टेबल बनाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो टाइम टेबल बनाते हैं उनमें से आप कितनी चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं। देखिए मेरा तो अपना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं एक मैरिड वुमेन हूँ, मेरी फैमिली है, तो मैंने कभी टाइम टेबल, जितने भी टाइम टेबल बनाए वो सब फ्लॉप रहे, फेल हो गए। इसलिए जो खासकर जो मैरिड हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं एक सबसे बोलते हैं इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी कि आपको जब टाइम मिले आप तब पढ़िए। जब टाइम मिले, आधे घंटे का टाइम मिल रहा है, उस आधे घंटे में भी पढ़िए। ये कभी मत सोचना कि चलो मेरे को 3 घंटा कहीं स्ट्रेच में मिल जाए,
एट अ स्ट्रेच 3 घंटा मिल जाए, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप वेट करते रहेंगे और टाइम निकलता जाएगा। जब टाइम 10 मिनट का टाइम मिले, 10 मिनट में आपको एक PYQ लगा लीजिए, है ना। आपको 15 मिनट मिले, जो आपने रिवीजन कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए तुरंत। तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कोई टाइम टेबल के भरोसे रहेंगे तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू कंप्लीट द सिलेबस और टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। सो और लास्ट में मैं आपको इतना ही बोलूँगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने बोल्ड में लिखा है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने पे भरोसा रखिए। इट इज़ नॉट टफ। मैंने हमेशा से बोला है, नेट एग्ज़ाम टफ एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है। जो लर्नर्स अभी एमएड कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो आप अपना जो भी पढ़ रहे हैं सिलेबस, बस आप वो वही अच्छे से पढ़िए, उनको बहुत ध्यान से पढ़िए। बस एमएड डिग्री लेने के लिए मत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए सब्जेक्ट्स को। मैंने भी यही किया था। जब मैंने अपना नेट एग्ज़ाम निकाला लास्ट ईयर, तो मैं सेकेंड ईयर में थी, मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा था उस टाइम पे। तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जितने टॉपिक्स थे, मैंने उस समय ही बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे और बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। तो मेरे लिए कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मेरे लिए कोई अलग नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अरे तो अभी एमएड में पढ़ाई की है, मैंने अभी इस सेमेस्टर में पढ़ाई की है। तो इसी तरह से रहा है, और वही बोलूँगी, इट्स नॉट टफ एंड यू कैन डू इट। सो बिलीव इन योर सेल्फ डियर। लास्ट में बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, मैम ये कैसे किस तरह से किया जाए। देखिए, मैं आपको आज बस एक छोटा सा टिप दूंगी, बहुत छोटा सा टिप है नोट मेकिंग का। देखिए, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आपको भी बोलूँगी कि आप खरीद लीजिए। वेट अ सेकेंड, ये हाँ, ये है लोकेश कॉल की है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दूँगी अमेज़ॉन का। अगर अमेज़ॉन पे बुक है अगर, तो आप ख़रीद सकते हैं। ये लोकेश कौल जी का बुक है, एजुकेशन रिसर्च का, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, मतलब सबको समझ में आएगा। तो देखिए, उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है जिसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस है। अब देखिए, अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, लोग क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, मैंने भी अंडरलाइन ही किया है। और जब आप अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, समझ गए, हाँ हमने छोड़ दिया, लेकिन जब आप रिवीजन करने जाएंगे ना, तब आप सब भूल जाएंगे कि आपने क्या किया था। जब आप बुक्स उठाएंगे, आपको लगेगा कि अरे बाप रे, इतना सारा पढ़ना है मुझे, इतना सारा पढ़ना है। नो, यहीं पे गलती कर देता है लर्नर। करना क्या है, आपको एक अपना नोटबुक बनाइए अच्छा सा, और ना जैसे ये पैराग्राफ है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ। इस पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया कि हाइपोथेसिस कहाँ बनाना है और कहाँ नहीं बनाना ज़रूरी है, कहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। ये स्टेटमेंट आप पढ़िएगा पॉज करके, मेरे वीडियो पॉज करके आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अभी देखिए, मैंने एग्जांपल आपको बताया नोट मेकिंग का। देखिए, इसी को मैंने एक अच्छे से कीवर्ड में लिख दिया, वो पूरे पैराग्राफ को एक कीवर्ड में लिख दिया। कैसा, मतलब की पॉइंट्स है, सॉरी। पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें लिखा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एम क्या होता है, वी मेक प्रेडिक्शंस अबाउट सम आउटकम। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाना बहुत ज़रूरी है, रोल ऑफ हाइपोथेसिस इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हो, जहाँ हमारा एम है फैक्ट फाइंडिंग, देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, हमारा एम क्या है, फैक्ट फाइंडिंग है, या फिर हम स्टेटस क्यू जानना चाह रहे हैं। स्टेटस क्यू मतलब उस सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या स्टेटस है। अगर ऐसा कुछ है तो हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड। मतलब ये की पॉइंट्स हमारे इस पैराग्राफ से निकल गया। अब जब हम रिवीजन करने जाएंगे, तो जब मैं अपने नोट्स में रिवीजन करूंगी, तो मैं सिर्फ ये अंडरलाइन वाले लाइन देखूंगी, ठीक है, हाँ ये अंडरलाइन है, हाँ चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, मेक प्रेडिक्शंस, रोल ऑफ हाइपोथेसिस इज इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव हुआ, हिस्टोरिकल रिसर्च है, यहाँ हमारा एम होता है फैक्ट फाइंडिंग और स्टेटस क्यू जानना, तो वहाँ पे हाइपोथेसिस बनाना इतना ज़रूरी नहीं है। हो गया, ख़त्म। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं लगा कि अरे बाप रे इतना सारा पढ़ना है। तो बस ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे नोट मेकिंग में, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एट द टाइम ऑफ रिविजन। जब ये 20 डेज़ का जैसे टाइम है, तो उसमें रिविजन करना बहुत आसान हो जाएगा। सो आई होप लर्नर्स, आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और सपोर्ट करिए मुझे